हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाला एजुकेशन। आज केमिकल थर्मोडायनेमिक के फोर्थ लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पीज के बारे में। एंथैल्पीज कैसे चेंज होती है, अलग अलग रिएक्शंस में एंथैल्पीज कैसे यूज की जाती है। क्लियर है? चलो सबसे पहले आते हैं एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रहा है तो एंथैल्पीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन। सबसे पहले क्या है? फेज। फेज के बारे में क्या, कितनी फेज ज्यादातर हम स्टडी करते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें ये बात तो पता ही है। सबसे पहले अगर सॉलिड अगर लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉलिड स्टेट से अगर कोई चीज अगर लिक्विड स्टेट में अगर जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। सॉलिड अगर समझो आइस है, आइस अगर मेल्ट हुआ, मेल्ट होके क्या बनेगा? लिक्विड। लिक्विड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। और उसका ही रिवर्स, अगर लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो सॉलिडिफिकेशन। क्या बोला जाता है? सॉलिडिफिकेशन, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रीज होना। क्लियर है? उसके अलावा हम क्या देखते हैं? या तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर्स बनना या गैसियस स्टेट में जाना, या फिर क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। अगर वेपर्स को अगर हम कूल डाउन करें, वेपर्स को कूल डाउन करें तो फिर क्या कन्वर्ट हो जाता है? वेपर कन्वर्ट करके कंडेंस होगी, फिर से क्या हो जाती है? लिक्विड। ठीक है? और एक और डायरेक्ट स्टेट होती है जहां पे सॉलिड डायरेक्ट क्या में कन्वर्ट होता है? गैस में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर है? तो वही चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन से क्या समझ में आना चाहिए? सॉलिड क्या हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब सॉलिड स्टेट काय में जा रही है? लिक्विड स्टेट में जा रही है। डेल्टा एच फ्यूजन मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को अगर हम बात करें उसकी क्या है? एंथैल्पी चेंजेस दैट अक्यर व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड क्या हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। काय में चेंज हो रहा है? देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट काय में हो रहा है? लिक्विड में। पर क्या चीजें कांस्टेंट है? प्रेशर भी और टेम्परेचर भी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे कि देखो वाटर है, वाटर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। इसको सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए कितनी एनर्जी, कितनी एंथैल्पी लगी? प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 0। हमें ये तो पता है ना। आपको ये बात कि सॉलिड से अगर कोई चीज, अगर मैं आइस की अगर मैं बात करूं, आइस को अगर मुझे मेल्ट करना है, आइस अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए उसका टेम्परेचर चेंज होता है क्या? नहीं। क्या करेगा सॉलिड? क्या करेगा? एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा? रिलीज करेगा। एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा। एब्सॉर्ब वाले कितने, रिलीज वाले कितने? रिलीज। एब्सॉर्ब करेगा कहां से? सराउंडिंग से। सराउंडिंग से क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। और फिर क्या होगा? एक चीज याद रखना, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज होता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद है? पढ़ा है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद भले उसका हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बट चेंजिंग कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। क्लियर है? कितनी एनर्जी लगेगी? प्लस 6 प्लस आया मतलब एनर्जी क्या की है? गेन किया है ना, लिया है ना। हाँ ठीक है, प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। अब इसका रिवर्स, अगर मुझे लिक्विड टू सॉलिड जाना है तो क्या होगा? अभी हम क्या कर रहे हैं? फ्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। तो ये देखो रिवर्स ऑफ फ्यूजन इज फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड। लिक्विड था,
लिक्विड कन्वर्ट काय में हुआ सॉलिड। अब जितनी एनर्जी उसको सॉलिड टू लिक्विड जाने के लिए लग रही थी, अब वो क्या करेगा, उतनी एनर्जी रेस करेगा। मतलब पहले एनर्जी कैसे लग रही थी, पॉजिटिव में, अभी क्या करेगा, नेगेटिव में। तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग इज -6.01 किलो जूल पर मोल। वो भी कितने पे ही होगा, सॉलिड कितने पे बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। कोई डाउट है क्या, याद रखना है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ सॉलिड क्या कर रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे चेंज हो रहा है, काइंड सॉलिड टू लिक्विड। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। पर अगर एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग पूछा तो 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। क्लियर है पहली स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। नेक्स्ट क्या आएगा, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड। लिक्विड टू गैस अगर कोई स्टेट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर्स बनना, गैसियस स्टेट में जाना, वेपराइजेशन। तो अब नेक्स्ट क्या रहेगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जिसको डिनोट कैसे करेंगे, डेल्टा वेप H से। क्लियर है, इट इज द एंथैल्पी ऑफ चेंज अकम्पनिंग द वेपराइजेशन ऑफ, यहां देखो, 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे भी टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। पर क्या चेंज हो रहा है, 1 मोल ऑफ लिक्विड काय में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा, वेपर हो रहा है, वेपर्स बनेंगे। तो वेपर्स बनेंगे क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, +40 किलो जूल पर मोल, +40 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में कितना रहेगा, 40। पर वही अगर मैं एट 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर बात करूं तो कितनी एनर्जी लगेगी, 44 किलो जूल पर मोल। क्लियर है, अब इसका रिवर्स अगर मुझे जाना है तो हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन था, तो रिवर्स प्रोसेस क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंस हो रहा है ना, ठंडा हो रहा है, कूल हो रहा है, अब गर्म हुआ, वेपर्स बनी, अब उसको कूल डाउन करोगे तो क्या बनेगा, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा गैस, उसको क्या बोलोगे आप, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। रिलीज क्या, हीट क्या होगी, यहाँ से रिलीज करेगा ना, जो हीट एब्सॉर्ब किया उसको रिलीज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, H2O गैस से क्या आ जाएगा, लिक्विड में। सेम 100 डिग्री सेल्सियस पे जितनी एनर्जी लेकर वो गैस में कन्वर्ट हुआ था उतनी एनर्जी तो रिलीज करेगा, कंडेंस होगी और फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट लिक्विड में आएगा। क्लियर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, जितनी एनर्जी से वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है उतनी एनर्जी से रिलीज करके अपनी ओरिजिनल स्टेट पे रिगेन करेगा। क्लियर हो रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या था, 1 मोल ऑफ सॉलिड, सॉरी 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस पे एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। वही अगर एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ गैस converted into liquid at constant temperature and pressure, क्या लगेगा, गैस। H2O अगर गैस से लिक्विड में आएगा, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन कितनी होगी, -40 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो रहा है, सेकंड वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड डन। लास्ट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन की प्रोसेस शो करते हैं, ज्यादातर पढ़ा हुआ है, नैप्थेलिन बॉल, कम्फर, पढ़ा हुआ है ना। चलो कि वो क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से कौन सी स्टेट पे चले जाते हैं, गैस में। तो नॉर्मली स्टेट क्या होती है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। फिर अगर गैस को रिटर्न आना है तो क्या होती है, लिक्विड टू सॉरी गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लिक्विड स्टेट में ना जाते हुए डायरेक्ट कौन सी स्टेट में चले जाते हैं, गैस में। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो वही प्रोसेस देते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसमें क्या होगा, 1 मोल ऑफ सॉलिड काय में कन्वर्ट होगा, वेपर में एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। क्या हो जाएगा, अगर लिक्विड की अगर मैं बात करूं, अगर वाटर अगर सॉलिड स्टेट से गैस में जा रहा है तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितनी लग रही है उसको, 51.08 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात सुनो,
अब सब्लिमेशन कब होगा वाटर का? दो चीजें हो सकती है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका फ्यूजन और उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को अगर हम ऐड कर दें तभी तो सब्लिमेशन होगा ना, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड सॉरी वाटर है, वाटर तो लिक्विड में जाएगा ही ना, लिक्विड स्टेट से होते हुए गैस में जाएगा ना, तो सीधा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना है? 6.01 कितना है? 6.01 किलो जूल पर मोल। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना है? कितना? 40 किलो जूल पर मोल। 40 25 डिग्री सेल्सियस ओके, एक मिनट मैं एक रिएक्शन लिखवा रही हूँ, उस पे फोकस करो। हमेशा से एक चीज क्या याद रखेंगे, अगर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? सब्लिमेशन। क्योंकि सब्लिमेशन में किसी भी प्रोसेस को जाने के लिए क्या याद रखना है? फ्यूजन और वेपर दोनों। फ्यूजन में क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, तो उसकी उसमें कितनी एंथैल्पी लगी, उसके साथ साथ में वेपर स्टेट में जाने के लिए उसको कितनी एंथैल्पी लग रही है, उन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। चाहे ये सिर्फ वाटर के लिए नहीं, रिएक्शन देखो, कितनी एनर्जी लग रही थी ऐड, कितनी एनर्जी लगी है हमको? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना था? 6.01 किलो जूल पर मोल था। क्लियर है? तो यहाँ पे भी कितना होगा? डेल्टा एच फ्यूजन कितना था? 6.01 किलो जूल पर मोल। अब एच एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मिल गया। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है? लिक्विड कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ कितना था? 40 किलो जूल 100 पे और 44। अगर नॉर्मल हम वेपराइजेशन की अगर एंथैल्पी देखते हैं तो वो है 45.07 किलो जूल पर मोल। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 58.08 किलो जूल पर मोल। तो ये एंथैल्पी किसकी हो जाएगी? कैसे है ये देखो, फॉर्मूला लिक्विड लिक्विड कैंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा? H2O सॉलिड टू H2O कितना आएगा? डेल्टा H सब्लिमेशन 51.08 किलो जूल पर मोल। याद रहेगा? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंथैल्पी फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस। अब लास्ट देखा हमने फेज में कैसे चेंजेस होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे कि एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में कैसे चेंज होते हैं ड्यू टू एंथैल्पी। फर्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से क्या समझ में आता है? कि आयंस में कन्वर्ट होना। क्या होता है? आयंस में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो सीधी सी एक बात है, इसको डिनोट करेंगे हम डेल्टा आयन एक्स से। इसी को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सीधा, इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस आयन। किसी भी गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो आयन में कन्वर्ट होगा ना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कन्वर्ट किया हो जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो अगर सोडियम अगर गैस के स्टेट में है तो अगर इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ
तो ये क्या बना, ये आयन ही तो बना ना, सोडियम का क्या हो गया, ये आयन हो गया, सोडियम आयन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, 494 किलो जूल पर मोल। कितना, 494 किलो जूल पर मोल। अब इससे रिवर्स एक क्या था, एक था एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, कब, जब वो रिमूव हो रहा है, अगर वही इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तो रिमूव हुआ तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको डिनोट करेंगे डेल्टा Eg H से, इलेक्ट्रॉन गेन, Eg फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा, क्लोरीन आयन। पर इससे ये आयन बना कैसे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, पर है तो ये अभी भी आयन ही ना क्लोरीन का, तो क्लोरीन आयन बना, इसकी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, -349 किलो जूल पर मोल। ये सब जितनी भी जो ये वैल्यूज दी हुई है ना, ये सभी कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यूज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको याद वगैरह करना है, ये ऑलरेडी आपको गिवन आपकी बुक में दी हुई है। क्लियर। सेकंड, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब क्या होगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल जो होगा, क्लोरीन जैसे एक बड़ा मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन होता है, डिसोसिएट होता है, जैसे क्लोरीन को अगर मैंने उसके दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, तो अलग अलग एटम्स में कन्वर्ट किया, सॉरी काय में कन्वर्ट किया, एक मॉलिक्यूल है उसके हम उसके डिफरेंट एटम्स, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं CH4। CH4 बना किससे, मीथेन किससे बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से। कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम, अगर हम इनको तोड़े तो हमें एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे ना। तो इसी को क्या कर रहे हैं हम, इनको डिसोसिएट, मतलब उनको तोड़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। The enthalpy change that accompanying the dissociation of 1 mole of gaseous substance into atom। अब कोई भी सब्सटेंस काय में कन्वर्ट हो रहा है, एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं एटमाइजेशन। जैसे क्लोरीन है, गैस स्टेट में क्लोरीन क्लोरीन, ये Cl2 था, क्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम, इसमें जो एंथैल्पी लगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना लगेगा, 240। मतलब क्लोरीन जो गैस है, एक मॉलिक्यूल है, वो अगर डिसोसिएट हो रहा है तो कितनी एंथैल्पी वहां पे आएगी, 242 किलो जूल पर मोल की एंथैल्पी वहां पे रिलीज होगी या वहां पे लगेगी। क्लियर है, उसको ब्रेक डाउन होने के लिए। अब ये देखो, ये क्या था, एटम में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है, तो कोई एटम जुड़ेंगे भी ना, अगर बन रहा मतलब डिसोसिएट हो रहे तो उसका एडिशन भी होगा। क्लियर। थर्ड, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है वेदांत, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब किसी भी सॉल्यूट को अगर हम किसी सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करते तो एक सॉल्यूशन मिलता है हमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल नमक में हमने पानी में हमने नमक को मिलाया, एक सॉल्यूशन रेडी हुआ। उसी के एग्जांपल से अभी तक हमने नॉर्मल तो बहुत बार पानी को नमक में मिलाया, सॉल्यूशन चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, बहुत बार देखा है। तो वही देखते हैं क्या होगा, 1 mole of substance is dissolved in specific amount of solvent। हम लेते हैं ना वाटर लेते हैं, उसमें 1 चम्मच नमक डाला, घोला, डिसॉल्व हो गया। नमक की नमक अलग था, वाटर अलग था, दोनों का अलग अलग चीजें, जो दोनों को मिलाया क्या बना हमारा सॉल्यूशन। जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे NaCl को हम अगर पानी में डिसॉल्व करें, AQ फॉर एक्वस वाटर, ठीक है, तो क्या बनेगा, NaCl एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है इसकी, 4 किलो जूल पर मोल। पर ये आई कैसे, देख रहे हैं, जब भी कोई NaCl, आपको तो ये पता है ना कि आयोनिक कंपाउंड है, सोडियम वहां पे प्लस चार्ज पे होता है, क्लोरीन वहां पे नेगेटिव, यहां से ही देख लो, ब्रेक हुआ, Na+ आयन बना, इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा, और दोनों कंबाइन होकर NaCl बनाएंगे। क्लियर है इसमें, तो मतलब ये कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, ब्रेक होगा तो आपको आयंस देगा। तो अगर कोई भी आयोनिक कंपाउंड अगर वाटर में अगर डिसॉल्व हो रहा है तो 2 स्टेप में होता है। पहली स्टेप होगी
कि जो कंपाउंड है सबसे पहले तो वो डिसोसिएट होगा, जैसे NaCl, तो NaCl सबसे पहले क्या होगा, डिसोसिएट होगा। फॉर एग्जांपल देखो, आयन सेपरेट फ्रॉम मॉलिक्यूल, MX, M फॉर मेटल, X फॉर जो भी नेगेटिव आइटम रहेगा, जैसा हमारा हैलोजन ग्रुप फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। MX सॉलिड में है, ये सबसे पहले ब्रेक होगा काय में, मेटल आयन और जो हैलाइड ग्रुप जो था हमारा, हैलाइड के आयन में कन्वर्ट हुआ सबसे पहला। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। जो भी हमारा जो सब्सटेंस है, जो आयनिक सब्सटेंस है, वो क्या हो रहा है, आयन में सबसे पहले क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। और उसको डिसोसिएट होने के लिए जो एंथैल्पी लग रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी। क्या, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी, जिसको डिनोट करेंगे हम डेल्टा LH से। और ये हमेशा, एक बात हमेशा याद रखना, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी भी इसको नेगेटिव नहीं लिखना। नेक्स्ट, अब ये हुआ, अब आयन जो बना है, अब क्या करेगा, आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। सॉल्यूशन जब हम बना रहे हैं, मैंने पानी में नमक डाला, सबसे पहले तो जो नमक था वो डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होने के बाद अब वो वाटर के साथ में कंबाइन होगा, तो आयन क्या होगा, अभी हाइड्रेट होगा, मतलब आयन वाटर को एब्सॉर्ब, वाटर के साथ में कंपाउंड बनाएगा। तो M प्लस जो गैस स्टेट में था, वाटर के साथ में कंबाइन हुआ, क्या बनाया, MH2 का एक आयन बनाया पॉजिटिव, और एक जो हमारा X हैलाइड ग्रुप था वो वाटर के साथ में कंबाइन होगा और नेगेटिव आयन बनाएगा। क्लियर है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्यों, इसने वाटर को क्या किया, एब्सॉर्ब किया, अपने साथ में कंपाउंड बने, वाटर को पकड़ के रखना है। जब भी हम कोई भी चीज अगर वाटर होल्ड करके रखते हैं तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, हाइड्रेट हुआ। जैसे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, एयर वाटर को पकड़ के रखती है ना, हाइड्रेटेड रखती है ना, ठीक है। और अगर वाटर को रिमूव कर दे तो हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटेड। क्लियर है। तो हाइड्रेशन का मतलब ये क्या है, वाटर को होल्ड करके रखा हुआ है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा याद रखना, ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। लैटिस कैसी रहेगी, पॉजिटिव, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा नेगेटिव रहेगी। क्लियर है। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टल लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर है। अगर मैं NaCl के एग्जांपल लूं, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी अगर सोडियम क्लोराइड की जो होती है, सोडियम की होती है +7, अभी हमने बोला क्रिस्टल लैटिस हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, +790 किलो जूल पर मोल, और इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितनी है, -786 किलो जूल पर मोल। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 किलो जूल पर मोल। देखो यहाँ NaCl को वाटर में जो हमने डिसॉल्व किया था, हमें कितना मिला, 4 किलो जूल पर मोल। कहाँ से आया, यहाँ से। क्लियर हो रहा है। उसकी जो लैटिस एंथैल्पी ऑफ, सॉरी, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, कोई डाउट है, याद रहेगा। पहला क्या था, आयनाइजेशन। आयंस में क्या होगा, सबसे पहले आयन में कन्वर्ट होगा कोई भी गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम कन्वर्टेड इनटू आयंस। पर आयंस में कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को देगा ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके पास से रिमूव होगा। क्लियर है। एक होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया। उसके बाद क्या था, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब क्या हो रहा है, एटम्स में कोई भी सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस क्या हो रहा है, एटम में कन्वर्ट। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, अपने 2 अलग-अलग एटम, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट हमने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखा। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमेशा क्या रहेगा, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। अब कोई थर्मोकेमिस्ट्री डील करेगा सबसे पहली चीज, जो भी केमिकल रिएक्शन है। अभी तक हमने देखा नॉर्मल कोई भी रिएक्शन जो हो रही है, ये थर्मोकेमिस्ट्री ओनली इन्वॉल्व्स इन, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पीज कैसे कैसे चेंजेस होगी और कैसे कैसे रिएक्शन में कन्वर्ट होगी, ये सब चीजें हम काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में।
नींद चली गई। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है? सबसे पहले चीज डिनोट करते हैं हम उसको डेल्टा आर एच से। ये नहीं भूलना है। अब जितना भी हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे सिर्फ इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन डिनोटेड बाय डेल आर एच। ठीक है, समझो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, क्या होगा? रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। कोई डाउट? अगर मैंने रिएक्शन किया, ए बी रिएक्ट हुआ और प्रोडक्ट बना सी डी। क्लियर हो रहा है? ए बी सी डी इसके क्या कोफिशिएंट है? काय के कितना हमने उसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हमने उसके लिए, कितनी क्वांटिटी वगैरह जो लिए कोफिशिएंट क्या बताएंगे? ए बी सी डी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस जो बताएगा। क्लियर है? तो अगर हमें केमिकल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? जितने भी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनकी एंथैल्पी को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे जितने भी रिएक्टेंट में हमने सब्सटेंस लिए हुए हैं उनकी एंथैल्पीज को ऐड करके उससे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है, देखो, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जितने भी सब्सटेंस फॉर्म हुए सबकी एंथैल्पी को हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे रिएक्टेंट में जितने भी सब्सटेंस है उनकी एंथैल्पी के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे कि देखो HA HB HC HD ये किसकी एंथैल्पी है? मोलर एंथैल्पी किसकी है? जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो फॉर्म हुए हैं उनकी। और ये ABCD क्या बता रहे हैं? उसके कोफिशिएंट। तो ये बात याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? अब रिएक्शन दो टाइप की ज्यादातर हम देखते हैं, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। पढ़ी है? क्लियर है? एक्सो मतलब क्या होता है? हीट रिलीज कर रहा है। एंडो मतलब हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब हम हीट उसको दे रहे, प्रोवाइड कर रहे। तो एंथैल्पी या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव। पर डिपेंड किस पे करेगी? प्रोडक्ट पे या फिर समेशन ऑफ प्रोडक्ट पे या समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट पे। अगर दो कंडीशन हो सकती है, एक तो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। मतलब अगर मैं बात करूं ये ज्यादा है और ये कम है, तो अगर समझो फॉर एग्जांपल 10 में से अगर मैंने 8 माइनस किया तो 2 आएगा। पॉजिटिव ही तो आ रहा है ना? क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? अगर रिवर्स प्रोडक्ट कम हो जाए और रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन कैसी आएगी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। और रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। याद रहेगा? अगर पॉजिटिव आ रहा है एंथैल्पी तो रिएक्शन एंडोथर्मिक और नेगेटिव आ रही है तो एक्सोथर्मिक। याद रहेगा? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, आगे हम कुछ इक्वेशंस वगैरह कैसी बनानी है वो सब चीजें, उसका बेसिक है सब जगह। एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी होगी। अब नॉर्मल अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज की मतलब स्टेट क्या है? अब सीधी सी एक बात है, अगर मैंने टेम्परेचर 1 बार कंसीडर किया, 1 बार प्रेशर पे और 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर पे जो भी सब्सटेंस जिस स्टेट में है वो उसका क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एंथैल्पी। क्लियर हो रहा है क्या? जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कोई रिएक्शन जैसे कि हाइड्रोजन 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस पे गैस पे रहता है तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो जाएगी? गैस। अगर कैल्शियम कार्बोनेट 1 बार प्रेशर
और 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर सॉलिड स्टेट में, तो उसका स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा? क्लियर हो रहा है? इथिल अल्कोहल C2H5OH स्टैंडर्ड स्टेट पे क्या होता है? लिक्विड पे होता है सोडियम, सॉलिड पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस पे होता है। तो ये इनकी क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट। क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट कैसे कंसीडर करेंगे? याद क्या रखोगे? ये कंडीशन 1 बार प्रेशर कितना? 1 बार टेम्परेचर 25 डिग्री। जब भी स्टैंडर्ड वर्ड यूज होगा तो आपको ये चीजें याद रखनी सभी के लिए, ठीक है? स्टैंडर्ड अगर पूछा जाए तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है? 1 बार को हम 1 एटीएम, क्योंकि 1.018 समथिंग कुछ 1 एटीएम भी हम कंसीडर करते हैं, तो कभी-कभी 1 एटीएम प्रेशर भी लिखा जाता है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है 1 बार एंड 1 एटीएम में। क्लियर हो रहा है? तो 1 बार भी लिखा जाता है या 1 एटीएम 25 डिग्री सेल्सियस में। और कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए? अगर हमने किसी को सॉल्यूशन बनाया है तो कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए उसका? 1 मोलर। कितना? 1 मोलर। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट वेदांत, कार्बन अगर सॉलिड स्टेट में है 1 बार प्रेशर पे और 125 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी? क्या रहेगी? सॉलिड रहेगी। कंफर्म? पक्का? अर्पिता क्या रहेगी? मतलब प्रेजेंट हूँ यहाँ पे, मुझे लगा नींद आ रही है। नेक्स्ट, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल अगर कोई भी इक्वेशन अगर हम लिख रहे हैं, मैं कुछ रूल्स बताने वाली हूँ, 4 रूल्स बताने वाली हूँ जो आपको याद रखने हैं। मैं लिखवा नहीं रही हूँ, ठीक है? पहला रूल क्या रहेगा? आपको जो रिएक्शन, जब भी आप कहीं भी थर्मोकेमिकल, जब भी एंथैल्पी का हमको कैलकुलेशन करना है, जब भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी हमें निकालनी है, तो एक बात हमेशा याद रखना, वो जो रिएक्शन आपने कंसीडर की हुई है, वो सबसे पहले रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड। आप जो भी रिएक्शन को सॉल्व करना है, उसकी एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले रिएक्शन क्या देखोगे? बैलेंस होनी चाहिए। मतलब रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, पहली क्या रहेगी? रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। सेकंड, उसमें उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन होनी चाहिए। कैसे मेंशन करते हैं हमको पता ही है। सॉलिड के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं एस। लिक्विड के लिए गैस के लिए जी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, जैसे कि अगर मुझे लिखना है, अभी हम लिख रहे थे H2O लिक्विड है, तो हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहली तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए और सेकंड उसकी फिजिकल स्टेट आपको रिएक्शन में मेंशन होनी चाहिए। थर्ड, अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया, जैसे कि इधर देखो, H2O लिक्विड से कन्वर्ट हुआ H2O सॉलिड में, ठीक है? तो H2O जब लिक्विड था और सॉलिड में अगर हमारा माइनस कितना आया था? 40 डिग्री 44-25 डिग्री, तो वेपराइजेशन था। हम 6.01 किलोजूल पर मोल। डेल्टा H, ठीक है, लिक्विड टू सॉलिड होगा तो क्या बनेगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा, फ्रीज होगा। क्या होगा? फ्रीज। क्या होगी? -6.01 किलोजूल, केजी नहीं, किलोजूल पर मोल। एनर्जी की बात करो, एनर्जी को कहा तुम केजी में बता रहे हो? वहां से क्या वो, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन को अगर रिवर्स कर रही हूँ, मैंने क्या बोला? रिएक्शन अगर रिवर्स कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन रिवर्स होगी तो H2O सॉलिड
कन्वर्ट होगा H2O लिक्विड में। तो अगर ये कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो डेल्टा H मतलब रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो भी क्या होगी, रिवर्स होगी। मतलब उसकी जो साइन है पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा H। अब क्या हो जाएगी, फ्यूजन है ना, H कितना हो जाएगा, प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल। किसी को कोई डाउट, साइन क्या हो जाएगी, क्लियर है। एक और, हाँ इसमें ये भी याद रखना, अगर एंडो है तो आपको पॉजिटिव ही लिखना है और एक्सो है तो आपको रिएक्शन को नेगेटिव ही लिखना। अगर मेंशन किया है एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक है तो आप एंथैल्पी को क्या दोगे, नेगेटिव लिखोगे ना, पॉजिटिव नहीं लिखना। जो मेंशन है उस हिसाब से आपको एंथैल्पी को वहां पे मेंशन करना है। पहला पॉइंट क्या रहेगा, बैलेंस होनी चाहिए। जैसे हम 9th स्टैंडर्ड में बैलेंस करना सीखते थे, पता है ना, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसका फिजिकल स्टेट हमको मेंशन होना चाहिए। ये आपके लिए नया है। क्या होगा, अगर रिवर्स कर रहे हो रिएक्शन को तो साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और मेंशन भी करना जरूरी है कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। क्लियर है। लास्ट पॉइंट, फोर्थ रूल बोलता है कि अगर हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो सिर्फ किसी एक के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, वो सब के लिए रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2 से मुझे इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी करना पड़ेगा, इसे भी करना पड़ेगा, इसे भी करना पड़ेगा, साथ साथ में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये पूरी रिएक्शन के लिए रहेगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ या डिवाइड कर रही हूँ तो पूरी इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है क्या, समझ रहे हो, याद रहेगा फोर्थ रूल क्या है। या फिर कोएफिशिएंट को आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो किसको करोगे, पूरी रिएक्शन को करोगे, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं कर सकते। क्लियर रहेगा। पहला रूल, सेकेंड फिजिकल स्टेट मेंशन करना है, थर्ड साइन चेंज, रिवर्स हो रही है तो साइन चेंज होगी। एंडोथर्मिक है तो आपको एंडोथर्मिक में पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव मेंशन करना जरूरी है। किसके लिए, एंथैल्पी के लिए। और फोर्थ, अगर किसी कोएफिशिएंट से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो तो पूरी रिएक्शन को करना है, किसी इंडिविजुअल क्वांटिटी को नहीं करना है। क्लियर है, डन, कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बनता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो अगर हम किसी सब्सटेंस के, अगर किसी मुझे कोई कंपाउंड बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे वाटर बनाना है तो मुझे हाइड्रोजन की प्योर स्टेट में हाइड्रोजन लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड स्टेट में और उसकी प्योर स्टेट में, और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करवाना पड़ेगा, दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्लियर हो रहा है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर, कि कैसे फॉर्मेशन किस चीज का, किसी भी प्योर कंपाउंड का। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, कोई भी प्योर कंपाउंड फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी चेंजेस दैट अकम्पनी द रिएक्शन इन व्हिच 1 मोल ऑफ प्योर कंपाउंड, क्या फॉर्म हो रहा है, 1 मोल एक प्योर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या थी, गैस, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, गैस। दोनों को कंबाइन करेंगे और दोनों कंबाइन होने के बाद वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, लिक्विड, वो भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप H के ऊपर में नॉट का साइन दोगे, डेल्टा F H नॉट। क्लियर है। डिनोशन क्या है, डेल्टा H F H नॉट। ठीक है। जैसे कि देखो हाइड्रोजन लिया हमने, हाइड्रोजन हमने उसके स्टैंडर्ड स्टेट पे लिया गैस,
ऑक्सीजन लिया वो भी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट पे लिया, दोनों कंबाइन किए और क्या बना? वाटर। लिक्विड नहीं वाटर, पर कौन से स्टेट में? लिक्विड स्टेट, क्योंकि वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? 1 बार 25 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड। सॉलिड में देखे हो क्या? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड होता है, तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? लिक्विड। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है उसकी? -286 किलो जूल पर मोल। ठीक है, -286 किलो जूल पर मोल क्या है इसका? वैसे ही जैसे अगर मीथेन भी बनाना है, मीथेन को भी, कार्बन को मुझे उसके ग्रेफाइट के स्टेट में लेना पड़ेगा, उसको कंबाइन करना पड़ेगा हाइड्रोजन की गैस स्टेट में, क्या फॉर्म होगा? CH4। मीथेन का नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? सॉलिड। कब देखे हो सॉलिड मीथेन को? लिक्विड। गैस में फॉर्म होता है ना? गैस। क्या है मीथेन की नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टेट? गैस में। क्लियर हो रहा है? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर हो रहा है? अब मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी, मतलब डेल्टा RH निकालना है, किससे? डेल्टा FH नॉट से। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अभी हमें एक फॉर्मूला वो देखना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना है, कहां से? उसके डेल्टा FH नॉट से। ठीक है, उसके फॉर्मेशन से। तो हमारे लिए सीधा, अभी हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अगर मैंने कोई रिएक्शन कंसीडर किया, AA B के साथ में रिएक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है CC प्लस DD। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? तो अभी हमने देखा था अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना था, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो रहा है? अगर मुझे इसकी एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन अगर मैं कंसीडर कर रही हूं, क्या क्या हो जाएगा फिर इसका? अगर मुझे डेल्टा FH0 अगर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? CHC प्लस क्या करोगे? DH0, ठीक है, माइनस AH0 A प्लस BH0B। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी टेंशन मत लेना, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ D अगर आप कर रहे हो, तो इसको ब्रैकेट में डाल के भी यहाँ इसमें से कंसीडर कर सकते हो। तो अभी क्या हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला? डेल्टा FH0 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ H नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन H नॉट रिएक्टेंट। क्लियर हो रहा है क्या? इसी से आपको क्या मिलेगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। किसके लिए? एक मिनट, एक चीज और करनी, एक मिनट। प्रोडक्ट माइनस डेल्टा FH0 ऑफ रिएक्टेंट, ये था ना? क्लियर हो रहा है? तो इस फॉर्मूले से आपका क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसी भी रिएक्शन को अगर फॉर्म होने के लिए एंथैल्पी क्या लग रही है, वो इस पे डिपेंड करेगा। इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स रहेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और बॉन्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल्स इसे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ये अभी तक आज तक जितना भी रिवीजन मतलब जितना भी हुआ है, कल रिवीजन करके आइएगा, कल हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे।